Hi everybody, welcome to the channel Mind Maps Education. Today we'll be studying chapter 2 Sexual Reproduction in Flowering Plants from class 12th Biology NCERT. जो स्टेमेन का स्ट्रक्चर है वो क्या कंसिस्ट करके रखता है? वो कंसिस्ट करके रखता है एंथर और एक बड़ा सा सेगमेंट जिसे हम स्टॉक कहते हैं वो होता है फिलामेंट। ठीक है, तो एंथर और फिलामेंट कंसिस्ट करके रखता है एक स्टेमेन अपने स्ट्रक्चर में। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो कोई भी एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड होता है, मतलब कि उसमें दो लोब्स होती हैं। अगर मैं यहाँ से ध्यान से देखना चाहूँ तो यहाँ पे मुझे दो लोब्स भी दिख रही हैं। ओके, नाउ each lobe have two theca and that is why they are also known as diathecous। मतलब कि हम पे दो लोब्स हैं और हर एक लोब में दो थीका हैं। ठीक है, इसलिए इनको डाइथीकस कहा जाता है और बाइलोब्ड कहा जाता है। आई होप यहाँ तक हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है जो बाइलोब्ड नेचर है वो थोड़ा डिस्टिंक्ट होता है एंथर का, और जो एंथर है वो 4 साइडेड स्ट्रक्चर होता है जिसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड होते हैं एट द कॉर्नर्स 2 इन ईच लोब। अगर मैं इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखूं जो कि ये है, इसमें मुझे ये दिखेगा कि यहाँ पे दो लोब हैं, फर्स्ट थिंग। दूसरा डाइथीकस है, मतलब हर एक लोब में दो थीका है, तो ऐसे करके तो डाइथीकस हो गए। और इन्होंने क्या बोला है कि एक लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट हैं। एक लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजिया अगर प्रेजेंट होंगे तो दो लोब है, तो हम पे टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है लोकेटेड एट द कॉर्नर्स 2 इन ईच लोब। यहाँ तक बात सही समझ में? ठीक है, नेक्स्ट बात जो समझने की है वो ये है कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है जो कि लोकेटेड है एट द कॉर्नर्स 2 इन ईच लोब, ये आगे जाकर डेवलप होता है पोलन सैक में। जो पोलन सैक है, ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है आगे डेवलप होगा पोलन सैक में, और ये जो पोलन सैक है इसके अंदर ही बनेंगे हमारे एंथर, और सॉरी इसके अंदर हमारे बनेंगे पोलन ग्रेन्स। जो पोलन ग्रेन्स हैं वही हमारे मेल गैमीट होते हैं प्लांट में। ऑल राइट, सो जो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया थे वो आगे जाकर डेवलप होते हैं पोलन सैक में। जो हमारा पोलन सैक है जिसमें आगे जाकर क्या बनेगा, पोलन ग्रेन बनेगा, उसमें होते हैं 4 वॉल्स। कितने वॉल्स होते हैं? 4 वॉल्स होते हैं। कौन कौन से वॉल्स होते हैं? लेट अस सी। जो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया है उसमें 4 वॉल्स होती हैं। 4 वॉल्स नेमली एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेपिटम। तो ये जो पहले की 3 है ये प्रोटेक्शन देती हैं, ठीक है, और ये क्या करती हैं? डिहाइसेंस में हेल्प करती हैं जब एंथर रिलीज करना चाहता है पोलन को। जो सबसे अंदर की वॉल है जो कि टेपिटम कहलाई जाती है वो नरिशमेंट देती है, ठीक है, और इसमें बहुत सारा डेंस साइटोप्लाज्म है जिसकी वजह से ही नरिशमेंट दे पा रही है। और जो टेपिटम है इसमें यूजुअली और जनरली मोर देन 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ऑलराइट, जब हमारा एंथर यंग होता है तो वहाँ पे होमोजेनस सेल्स जो है उनका एक मैश और ग्रुप कॉम्पैक्टली फॉर्म्ड होता है, उन्हें हम कहते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। जो स्पोरोजेनस टिश्यू है वो माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में होता है। अगर मेरे पास 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है तो हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया में डेंस कॉम्पैक्ट एक वो होगा जिसमें स्पोरोजेनस टिश्यू होंगे, और जब ये फाइनली आगे जाकर मियोटिक डिवीजन करेंगे तो बनाएगा माइक्रोस्पोर टेट्राड, और माइक्रोस्पोर टेट्राड से आगे जाकर क्या बनेगा? पोलन ग्रेन्स बनेंगे। जो जब एंथर डेवलप होता है द सेल्स ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यूज अंडरगो meiotic division to form microspore tetrad. This phenomena or this process is known as microsporogenesis. All right, देखो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, ये अगेन स्ट्रक्चर्स तो हैं हमारे एंथर के ही। इसमें क्या है, हमारी 4 लेयर्स बहुत
तरीके से दिखा रखी है, जो कि है हमारी एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, टेपिटम। स्टार्टिंग की 3 जो थी वो क्या कर रही थी, प्रोटेक्शन कर रही थी, अंदर वाली हमें नरिशमेंट दे रही थी, हमें मतलब पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट देगी। ओके, अब ये जो है एक डिहाइस्ड मतलब डिहाइसिस जिसका हो चुका है, जहाँ से पोलन ग्रेन्स बाहर निकलना चाह रहे हैं, ये उस मेच्योर डिहाइस्ड एंथर की वो है स्ट्रक्चर है। नाउ कमिंग ऑन टू पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स कैसे बन रहे थे, माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है वो हमारा बन चुका था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से बन चुका था। स्पोरोजेनिस टिश्यू जब कौन सा डिवीजन कैरी आउट करते हैं, मियोटिक डिवीजन जब कैरी आउट करते हैं। ऑल राइट, नाउ जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो वो डिहाइड्रेट हो जाता है और वो अपने आप को डिसोसिएट करना चाहता है, किससे, जो अंदर पोलन ग्रेन्स बन चुके हैं उनसे। फाइनली जो पोलन ग्रेन है वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है हमारा मेल गैमीटोफाइट। ओके, नेक्स्ट पेज पे कुछ बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स और पिक्चर्स हैं हमारे उसकी पोलन ग्रेन्स की, जो वेराइटी ऑफ स्ट्रक्चर्स दिखा रही हैं। हमने बात करी थी कि जो पोलन सैक है उसकी 4 वॉल्स होती हैं, राइट। अब जो पोलन ग्रेन है उसकी 2 वॉल्स होती है। 2 वॉल्स में सबसे बाहर वाली होती है एक्साइन। एक्साइन जो होती है वो हमारी सबसे हार्ड और आउटर लेयर होती है, वो विथस्टैंड कर सकती है हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड, एल्कली, और आज तक कोई ऐसा एंजाइम नहीं है या प्रेजेंट नहीं है जो इसको डिग्रेड कर सके। तो ये एक्साइन जो है वो किसकी बनी हुई है, फाइनली वो स्पोरोपोलोनिन की बनी हुई है। स्पोरोपोलोनिन की बनी हुई है। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो जनरली स्पेरिकल इन स्ट्रक्चर होते हैं और 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होते हैं। जो दूसरी लेयर है जो हमने बोला, बिकॉज पोलन ग्रेन्स आर 2 लेयर स्ट्रक्चर, सो पहले वाली कौन सी थी, पहले वाली थी एक्साइन और दूसरे वाली जो होगी वो होगी इंटाइन। तो फर्स्ट वॉज एक्साइन, द सेकेंड इज इंटाइन। इंटाइन जो होती है वो अंदर होती है और वो किस चीज़ की बनी हुई होगी, वो बनी हुई होगी सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। सो वो बनी हुई होगी सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। ऑल राइट, नाउ द क्वेश्चन कम्स कि एक वर्ड है वो है जर्म पोर। ठीक है, क्या होता है कि अगर सपोज मेरा ये एक पोलन ग्रेन है जिसकी 2 वो हैं, 2 लेयर है ऑफ कोर्स जो कि होती है, एक है एक्साइन और एक है इंटाइन। तो इस पूरे एक्साइन में एक जगह ऐसी आती है जहाँ पर स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट नहीं है, तो मतलब वो जगह खाली है। यस, उस जगह को हम कहते हैं जर्म पोर। जर्म पोर का एक काम होता है, वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि उस जर्म पोर का क्या काम होता है। एक्चुअली वैसे पोलन ट्यूब जो होती है वो यहीं से ही निकलती है और जो जर्म पोर है वो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन में हेल्प करता है, राइट। नेक्स्ट जो है हमारा जो पोलन ग्रेन है जब मेच्योर होता है तो उसमें 2 सेल प्रेजेंट होते हैं, एज वी कैन सी इन द स्ट्रक्चर। 2 सेल प्रेजेंट होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव सेल जो कि थोड़ा बड़ा साइज का होता है और एक होता है जनरेटिव सेल जो कि छोटे साइज का होता है और वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में स्विम कर रहा होता है। तो जब हमारे पास ये होते हैं इनको हम कहते हैं 2 सेल्ड स्टेज। जनरली जो हमारे एंजियोस्पर्म्स होते हैं उसके 60% एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं वो पोलन ग्रेन्स को इस 2 सेल्ड स्टेज पर ही शेड कर देते हैं। उसके बाद आता है 3rd सेल स्टेज और उसके बाद आता है 4th सेल स्टेज। ठीक है, तो 3rd सेल्ड स्टेज और 4th सेल स्टेज में क्या होगा, जो मेरा जनरेटिव सेल है वो माइटोटिकली डिवाइड करेगा। जो मेरा जनरेटिव सेल है वो माइटोटिकली डिवाइड करेगा और क्या बनाएगा, 2 मेल गैमीट बनाएगा। ठीक है, तो गिव राइज टू 2 मेल गैमीट जो कि हमारा 4 सेल्ड स्टेज में प्रोसेस या डेवलप हो जाएगा। ऑल राइट, पोलन ग्रेन्स होते हैं वो जनरली एलर्जिक होते हैं इन नेचर। तो ये क्या ये कॉज करते हैं सीवियर एलर्जीज एंड ब्रोंकाइल अफ्लिक्शंस, राइट, जिससे क्या लीड करेगा, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, एज्मा एंड ब्रोंकाइटिस। तो इसमें से एक जो एग्जांपल है वो है पार्थेनियम का, जिसे हम कैरेट ग्रास भी कहते हैं, जो कि पोलन एलर्जी कॉज करता है।
नेक्स्ट इज कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में, जिसकी वजह से इनको बहुत तरीक़ों से यूज़ किया जाता है। उसमें जो यूज़ किया जाता है जनरली हम उसे कहते हैं कि हम इसको टैबलेट और सिरप्स के फॉर्म में यूज़ करते हैं, और इनका जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज़ करता है परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस। ये कुछ फोटोज़ हैं पोलन टैबलेट्स की, ये सिरप हो गए, ये क्रीम हो गई, ये शेक हो गया। ओके, अब क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स हैं जब वो डिहाइस हो, मेच्योर होके डिहाइस होके जब एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, जब शेड हो जाते हैं, तो बात यह है कि स्टिग्मा तक पहुंचने तक क्या उनकी वायबिलिटी इतनी होती है या कितनी होती है, द क्वेश्चन इज दिस। सो किसी 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 की तो जो वायबिलिटी होती है वो होती है सिर्फ 30 मिनट्स ऑफ द रिलीज। कौन कौन से? राइस, वीट, पोलन ग्रेन्स जो अपनी वायबिलिटी को लूज कर देते हैं विद इन 30 मिनट्स, राइट। उसके बाद हमारे पास कुछ फैमिलीज होती हैं जैसे सोलेसी की, रोजेसी की, जो मेंटेन करते हैं वायबिलिटी फॉर मंथ्स। ये जो पोलन ग्रेन्स हैं, जैसे हम सीड को स्टोर करके रखते हैं, जैसे हम सीमन को स्टोर करके रखते हैं फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, वी कैन ऑल्सो स्टोर पोलन ग्रेन्स। किस में? लिक्विड नाइट्रोजन एट व्हाट टेम्परेचर? -196 डिग्री सेल्सियस पे, और इसको हम कहते हैं पोलन बैंक्स। पोलन बैंक्स जो है सिमिलर होते हैं सीड बैंक्स के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। नाउ कम ऑन टू पिस्टल, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का, राइट। सो ओके, गाइनोशियम जिसे हम कहेंगे रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब इसमें क्या होता है जनरली हम जैसे हम वहाँ पे स्टेमिन कह रहे थे, यहाँ पे हम पिस्टल कहते हैं, ठीक है। पिस्टल कहते हैं। अगर क्या होता है कि अगर सिंगल पिस्टल है तो हम उसको कहेंगे मोनोकार्पलरी, और अगर किसी में मोर देन वन पिस्टल होगा तो मल्टी कार्पलरी कहेंगे। अगेन नाउ द पिस्टल, व्हेन द पिस्टल्स विल बी फ्यूज्ड वील से सिनकार्पस, एंड व्हेन दे विल बी फ्री वील कॉल इट एपोकार्पस। अब अगर मैं एक बार इसके स्ट्रक्चर पे आऊँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, let us see the structure of a pistil. Now here is a structure of pistil. Okay, so now any pistil will have stigma, style, and then ovary attached to the thalamus. ऑल राइट, तो जो स्टिग्मा होती है वो रेस्टिंग पोजिशन होती है, रेस्टिंग प्लेस होती है फॉर द पोलन ग्रेन्स टू रेस्ट, जहाँ से पोलन ट्यूब बनकर जो स्टाइल है वो गाइड करता है ओवरी तक ले जाने के लिए, वेयर द फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस। ऑल राइट, नाउ लेट्स कम ऑन हियर। जनरली क्या होता है जब जो हमारी ओवरी है, जो कि अभी हमने देखा था उससे अटैच थी, थैलेमस से अटैच थी, वो जो है वो उसके अंदर होती है एक ओवेरियन कैविटी। क्या होती है? ओवेरियन कैविटी, जिसको हम कहते हैं लोक्यूल भी कहते हैं। अब ये जो ओवेरियन कैविटी है इससे अटैच होता है हमारा प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा के अंदर होता है हमारा मेगास्पोरेंजिया। जो मेगास्पोरेंजिया है, जो हमें यहाँ पे लिखा हुआ भी दिख रहा है, उसी को हम कॉमनली कहते हैं ओव्यूल, ठीक है। अब किसी भी ओवरी में नंबर ऑफ ओव्यूल या तो 1 हो सकते हैं जैसे कि वीट, पैडी और मैंगो के केस में होता है, या बहुत सारे हो सकते हैं जैसे कि पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड्स के केस में होता है, राइट। देन कमिंग ऑन टू ओव्यूल, जो ओव्यूल होता है, अगर मैं एक बार उसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखूं, सो हियर इज द स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, जैसे कि हमारे पोलन ग्रेन्स में 2 वॉल्स थी या 2 लेयर थी जिनको हम क्या कह रहे थे, एक्साइन एंड इंटाइन, वैसे ही ओव्यूल में 2 वॉल्स होती है जिसको हम कहते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट, ठीक है। एक बेसल पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं चलाजल पोल, और इसके जस्ट ऑपोजिट वाले पार्ट को हम कहते हैं माइक्रोपाइलर पोल। माइक्रोपाइलर पोल इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पे माइक्रोपोल एक एज अ ओपनिंग प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्चुअली कोई भी इंटेग्यूमेंट क्रॉस नहीं कर रहा होता है, यहाँ पे कोई भी इंटेग्यूमेंट क्रॉस नहीं करता, तो इसको माइक्रोपाइलर पोल कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। उसके अलावा वी हैव 2 पॉइंट्स विच इज़ फ्यूनिकल एंड हाइलम, ओके। अब क्या होता है, इनर आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट के अंदर एक न्यूसेलस होता है, जो कि
जो कि क्या होता है जनरली, न्यूसेलस क्या होता है, इस दिस इज़ अ मास ऑफ सेल, ठीक है, मास ऑफ सेल जिसमें अबंडेंट फूड रिजर्व होता है। और इस न्यूसेलस के अंदर होता है हमारा एम्ब्रायो सैक। एम्ब्रायो सैक को प्रोटेक्शन देने के लिए या बहुत सारा खाना और नरिशमेंट देने के लिए वी हैव न्यूसेलस विच इज़ मास ऑफ सेल्स विच हैव abundant reserve food materials। ऑल राइट, अब ये जो एम्ब्रायो सैक है ये फीमेल गैमेटोफाइट है। ऑल राइट, एंड ओव्यूल जनरल अब जो एक ओव्यूल होता है उसमें जनरली एक ही एम्ब्रायो सैक होता है और जो किससे बना हुआ होता है, मेगास्पोर से बना हुआ होता है। दैट इज वाई द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। देखो क्या होता है, जो हमारा मेगास्पोर मदर सेल होता है वो मियोटिक डिवीजन में जाता है और मियोटिक डिवीजन से 4 मेगास्पोर बनाता है। ठीक है, तो हमारा जो एमएमसी है मतलब कि मेगास्पोर मदर सेल है वो मियोटिक डिवीजन में जाएगा, मियोटिक डिवीजन में जाएगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा 4 मेगास्पोर। अब इस 4 मेगास्पोर्स में से क्या होता है, हमारे जो 3 होते हैं वो डीजेनरेट कर जाते हैं और सिर्फ एक फंक्शनल बचता है। तो इस तरीके से जो हमारा फॉर्मेशन हो रहा है फीमेल गेमिटोफाइट का, जिसको हम एम्ब्रायोसैक कहते हैं, किससे, एक फंक्शनल मेगास्पोर से, तो इसको हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ऑल राइट, अब अगर हम स्ट्रक्चर्स पे आए तो देखो यहाँ पर क्या है, हमारा वो वाला मेगास्पोर है जो कि फंक्शनल है। अब ये क्या करेगा, ये माइटोटिकली डिवाइड होगा और जो एम्ब्रायो सैक के अंदर जो न्यूक्लियस था वो माइटोटिकली डिवाइड होगा और जो हमारे 2 न्यूक्लियाई हैं वो ऑपोजिट एंड में जाकर पहुंच जाएंगे। पहले हमारा मेगास्पोर डायड बनेगा, फिर हमारा मेगास्पोर टेट्राड बनेगा। ऑल राइट, उसके बाद जो फाइनल जो हमारा जो स्ट्रक्चर बन के तैयार होता है उसमें क्या होता है कि हमारे चलाजल एंड पे जो होते हैं 3 एंटीपोडल्स तैयार होते हैं। माइक्रोपाइलर एंड पे हमारा एग अपैरेटस तैयार होता है। अगर हम इसको उल्टी तरफ से देखें तो देखो यहाँ पे हमारे एग अपैरेटस तैयार हो रहा है जिसमें से 2 सिनर्जिड्स कहलाए जाते हैं और एक एग कहलाया जाता है। सेंटर में हमारे सेंट्रल सेल है जिन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं और नीचे हमारे 3 एंटीपोडल्स हैं। ऑल राइट, इतना समझ में आया। अब अगर मैं इनका पोजीशन चेंज कर दूँ तो देखो सिनर्जिड्स जो हैं हमारे, ये जो 2 सिनर्जिड्स हैं ये देखो हमारे इधर से यहाँ से जुड़े हुए हैं, माइक्रोपाइलर एंड से जुड़े हैं और माइक्रोपाइलर एंड पे होता है फिलीफॉर्म अपैरेटस। क्या होता है, जब स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन्स रेस्ट करते हैं तो वहाँ से हमारी पोलन ट्यूब बनती है कौन बना रहा था, जो एग्जाइन में जहाँ हमारे वॉल्स नहीं प्रेजेंट थे, स्पोरोपोलिन नहीं प्रेजेंट था, वहाँ से हमारी पोलन ट्यूब बनती है और गाइड कौन करता है, स्टाइल से गाइड होते हुए फिलीफॉर्म अपैरेटस उसको अंदर एंट्री देता है। उस पोलन ट्यूब में हमारे 2 मेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब 2 मेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ क्या होता है, एक तो जाकर हमारा फ्यूज़ होता है एग से और एक जाकर हमारा फ्यूज़ होता है पोलर न्यूक्लियाई से। अगर मैं जनरल एक स्ट्रक्चर देखूँ अभी, देखो अगर मैं जनरल स्ट्रक्चर देखूँ तो हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे 8 न्यूक्लिएट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 न्यूक्लिएट स्टेज है मगर 7 सेल्ड स्टेज है। 7 सेल्ड इसलिए क्योंकि इन दोनों को एक माना जाता है। ऑल राइट, अब जो मैंने बताया था जब पोलन ट्यूब बन रही थी और पोलन ट्यूब जब बन के फिलीफॉर्म अपैरेटस जब उसको गाइड करता है और अंदर एंट्री देता है तो हमारा जो एक मेल गैमीट है वो एग से फर्टिलाइज होता है और जो दूसरा मेल गैमीट है वो हमारा पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइज होता है। इसलिए हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि 2 बार फ्यूज़ हो रहे हैं गैमीट्स, तो 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ऑल राइट, इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे हमें ये लर्न करने की है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। देखो हमने सिनर्जिड्स एक सेल सब कर लिया है। ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि जो टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रायो सैक होता है वो मैच्योरिटी पे 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड होता है। ओके
नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट पॉलिनेशन मीन्स। पॉलिनेशन में क्या होता है, जनरली फ्यूजन के लिए या फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होना ज़रूरी है, मेल और फीमेल गैमीट्स का मिलना ज़रूरी है। ऑल राइट, तो मेल गैमीट्स प्लांट्स के केस में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स होते हैं, राइट। सो पोलन ग्रेन्स को एम्ब्रायो सैक तक पहुंचना ज़रूरी है, उसके लिए वो कहाँ जाकर रेस्ट करता है, वो स्टिग्मा पे जाके रेस्ट करता है। तो पॉलिनेशन करवाया कैसे जाए, मतलब कि पोलन ग्रेन्स जो हैं वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक कैसे पहुंचाए जाएं ताकि हमारा फर्टिलाइजेशन कैरी आउट हो सके। तो जनरली क्या होता है, 3 तरीके के पॉलिनेशन होते हैं डिपेंडिंग किस पे, कि पोलन का सोर्स क्या है। ठीक है, एक होता है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में क्या होता है, पॉलिनेशन जो होता है वो अचीव होता है विद इन द सेम फ्लावर। इसमें क्या होता है, जो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एंथर से स्टिग्मा पर जाते हैं मगर सेम फ्लावर के में जाते हैं, विच इज़ वेरी इजी। इसमें सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत है और रिसेप्टिविटी की ज़रूरत है, मतलब कि जब हमारा एम्ब्रायो सैक जो है मैच्योर हो रहा है तभी एंथर का डिहाइस होना ज़रूरी है ताकि पोलन ग्रेन्स जो है वो बाहर आ सके और फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन ऑफ गैमीट्स पॉसिबल हो सके। अब ये जो ऑटोगैमी है इसमें 2 तरीके की चीज़ें देखी जाती हैं, मतलब कि जो फ्लावर्स हैं, ऑटोगैमी के केस में क्या होता है, जो फ्लावर्स होते हैं वो 2 तरीके से प्रेजेंट होते हैं। एक केस होता है कैस्मोगैमस और एक होता है क्लीस्टोगैमस। कैस्मोगैमस जो होते हैं वो फ्लावर्स जो होते हैं वो ओपनड होते हैं, तो उसका एंथर जो होगा वो एक्सपोज्ड होगा। ऑल राइट, और जो क्लिस्टोगैमस होते हैं वो ओपन नहीं होते, मतलब कि वो बंद होते हैं। अगर बंद होंगे सपोज इस केस में, तो जो एंथर और स्टिग्मा है वो एक दूसरे के बहुत क्लोजली लाई करते हैं, और अगर क्लोजली लाई करेंगे विच मीन्स जब एंथर जैसे ही डिहाइस होगा वैसे ही पोलर ग्रेन्स जो है तुरंत कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे स्टिग्मा के, और इस तरीके से हमारा पॉलिनेशन पॉसिबल हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव जियोटोनोगैमी। ऑल राइट, इसमें एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उसके लिए हम पहले समझेंगे जियोटोनोगैमी क्या होता है। जब हमारा ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स होता है एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है, एंथर टू स्टिग्मा हो रहा है मगर सेम प्लांट में हो रहा है। ऑटोगैमी में क्या हो रहा था, सेम फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा का ट्रांसफर हो रहा था। जियोटोनोगैमी में एक फ्लावर का एंथर से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर मगर सेम प्लांट में है वो, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि जो जियोटोनोगैमी है वो एक्चुअली में जेनेटिकली तो सिमिलर है ऑटोगैमी के। ठीक है, सो जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी सिंस द पोलन ग्रेन हैज कम फ्रॉम द सेम प्लांट। नेक्स्ट वी हैव जीनोगैमी। इन जीनोगैमी इसमें क्या होता है कि जो हमारा ट्रांसफर होता है पोलन टू स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा वो होता है डिफरेंट प्लांट में, कंप्लीटली डिफरेंट प्लांट में। तो इससे क्या होता है, जो हमारा पॉलिनेशन है वो ब्रिंग करता है जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। अब हम आते हैं एजेंट पे, मतलब कि जो पॉलिनेशन है ये कौन करवा रहा है, पॉसिबल कैसे है। तो इस एजेंट के लिए बात आती है कि वी हैव 2 abiotic agent and 1 biotic agent. So 2 abiotic में we have wind and water, and in in biotic we have insects. और insects में क्या आ सकते हैं, ठीक, insects में we have honey bee, butterfly, bats, etc. Okay. There are only a small proportion of plants which use abiotic agents for pollination, और abiotic agents में क्या comprise कर रहा था, water and wind. So for water, जो water use करते हैं as an agent of pollination, उसके लिए जो plants होते हैं वो already पानी में प्रेजेंट होते हैं, एंड दैट इज़ वाई दे नीड वाटर एज अ एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। तो जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं ऑलरेडी जो प्लांट्स, उनमें से कुछ एग्जांपल है जैसे वैलिसनेरिया, हाइड्रोला एंड जोस्टेरा। ओके, सो जो ये जोस्टेरा, इन्हें तो हम सी ग्रासेस कहते हैं, इनके जो पोलन ग्रेन्स हैं वो पैसिवली फ्लोट करते हैं वाटर में, दे आर कैरिड पैसिवली बाय द वाटर करंट्स। नेक्स्ट इज, इनके ऊपर एक म्यूसिलीजेनियस कवरिंग होती है जो उन्हें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम गेटिंग वेट टू इन ऑर्डर टू बी यूज्ड इन द स्टिग्मा टू फ्यूज। जो प्लांट यूज़ होते हैं विंड्स में उनके लिए इम्पोर्टेंट ये होता है कि दे शुड बी वेरी लाइट इन वेट, ताकि वो हवा में आराम से बह सके। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है,
जो ये विंड पॉलिनेशन होता है ये कॉमन होता है ग्रासेस में, ये हमें याद करने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे कॉर्न कॉब्स है, उसके जो टैसल्स होते हैं वो इजी होते हैं टू फ्लोट इन एयर, एंड देयरफॉर जो जब विंड करंट आता है तो उनके जो एंथर है वो वेल एक्सपोज्ड होते हैं, एंड फ्रॉम दैट पोलन ग्रेन्स कैन readily be available into the air. नेक्स्ट है जो यूज करते हैं बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल, वॉस्प एंड मॉथ्स, बर्ड्स। ये जो होते हैं सारे हमारे बायोटिक एजेंट ऑफ पॉलिनेशन है। इनके लिए ज़रूरी ये होता है कि ये पहले नेक्टर लेते हैं, और जब नेक्टर चूज़ कर रहे होते हैं किसी भी फ्लावर से, वहीं से ये पोलन ग्रेन्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पहुंचाते हैं, और इस तरीके से पॉलिनेशन होता है। इनको हम कहते हैं रिवॉर्ड, क्योंकि कोई भी अगर इस तरीके का इंसेक्ट हमारा प्रेजेंट है भी बायोटिक एजेंट फ्री ऑफ कॉस्ट पॉलिनेशन वाला काम नहीं करेगा। इसी वजह से जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं जो पोलन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, उनका मेन मोटिव होता है किसी भी फ्लावर से नेक्टर को कलेक्ट करना। ठीक है, अब किसी फ्लावर, अगर कोई फ्लावर चाहता है कि उस तक या तो पोलन ग्रेन्स पहुंचे या वहाँ से पोलन ग्रेन्स उठाए जाएं, उस फ्लावर को क्या करना होता है, उस फ्लावर को कलरफुल होना होता है, फ्रेग्रेंट होना होता है, रिच एंड नेक्टर होना होता है। द फ्लावर्स आर क्लस्टर्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेस टू मेक देम कॉन्स्पिक्यूअस, मतलब कि इतने सुंदर दिखे कि जो इंसेक्ट्स हैं वो अपने आप इन फ्लावर्स को चूज करें, और जब ये चूज करें तो जो ये विजिटर इन पर आते हैं अपना रिवॉर्ड लेके जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ नेक्टर, वहाँ से ये पोलन ग्रेन्स का एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक का पहुँचा देते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में क्या होता है एक्चुअली में, जब ऑटोगैमी जिस प्लांट में होती है, मतलब कि उस प्लांट में जिसमें कि बोथ द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे ऑटोगैमी होती है वहाँ पे क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो होता है, जब कॉन्टिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो हमारा रिजल्ट क्या करता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन में। नाउ टू डिस्करेज द सेल्फ पॉलिनेशन, what has to be encouraged, what has to be encouraged, क्रॉस पॉलिनेशन हैज़ टू बी एनकरेज्ड। ऑल राइट, सो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, पहली बात हम क्या कर सकते हैं, हम रिसेप्टिविटी में चेंजेस ला सकते हैं। मतलब कि जब हमारी रिसेप्टिविटी सिंक्रोनाइज्ड नहीं होगी तो हमारा ऑटोगैमी पॉसिबल नहीं होगा। मतलब या तो हमारा रिलीज ऑफ एंथर पहले हो जाए, मतलब रिलीज ऑफ पोलन पहले हो जाए, या फिर ओवरी का मेच्योर होना पहले या बाद में हो जाए। तो ऐसा कुछ भी जो इनका सिंक्रोनाइजेशन चेंज कर सकता है वो हमारा क्या डिस्करेज करेगा, सेल्फ पॉलिनेशन डिस्करेज करेगा। नेक्स्ट है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब कि इस तरीके से चेंजेस कर देना कि पोलन इतना केपेबल ही ना हो कि वो फर्टिलाइज कर सके ओव्यूल को। तो इस वजह से क्या होगा, हमारा इनहिबिट हो जाएगा पोलन इनहिबिट क्या हो जाएगा, हमारा फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है कि हम या तो पोलन जर्मिनेशन को रोक सकते हैं या हम पोलन ट्यूब की ग्रोथ को रोक सकते हैं पिस्टल में। अगेन ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा सेल्फ पॉलिनेशन को। ऑल राइट, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ ऑटोगैमी ही नहीं, हम जियोटोनोगैमी भी रोक सकते हैं। और ये दोनों क्या प्रोड्यूस कर रहे थे, ये दोनों कर रहे थे हमारा इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ऑल राइट, एक चीज़ और कर सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, मतलब कि जिस फ्लावर में यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रेजेंट है, मतलब कि रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है हमारे वो अलग अलग प्रेजेंट है, तो वहाँ भी ऑफ कोर्स ऑटोगैमी और जियोटोनोगैमी नहीं होगा, क्या होगा, जीनोगैमी होगा, और इस वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन पॉसिबल नहीं होगा। Moving on to the topic पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। पोलन पिस्टल इंटरैक्शन बोले तो जब हमारा करेक्ट टाइप ऑफ पोलन जो है वो लैंड करता है पिस्टल पे, और कहाँ पे करेगा, स्टिग्मा पे करेगा, तब जहाँ पे वो रेस्ट करता है तो वहाँ से हमारी पोलन ट्यूब बनती है, और पोलन ट्यूब से हमारे दो मेल गैमीट्स जो हैं अंदर प्रवेश करते हैं, मतलब एंटर करते हैं। राइट, तो इसके लिए जो होता है हमें गारंटी करनी पड़ती है कि सही टाइप का पोलन ही सही टाइप के स्टिग्मा पर जाकर पहुंचा हो। राइट, तो इसके लिए कंपैटिबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है, और इसी चीज़ को कौन देखेगा, इसी चीज़ को देखेगा हमारा पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। मतलब वो ये अश्योरिटी देगा कि ठीक टाइप का एंथर में से पोलन ग्रेन ही हमारा आगे पहुँचे और वही फर्टिलाइज करके हमारा जाइगोट और एम्ब्रायो की फॉर्मेशन करे। जब पोलन पिस्टल जो होता है जनरली
जो पोलन पिस्टल होता है हमारा जनरली किसी केमिकल से अंडरस्टैंड किया जाता है, मतलब इनका जो इंटरेक्शन है वो केमिकल बेस्ड होता है, और अगर वो सही केमिकल रिकग्नाइज कर पा रहा है तभी जाकर फर्टिलाइजेशन होगा। डबल फर्टिलाइजेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, ये एग्जैक्टली वही फिगर है जो हमें समझाना चाह रहा है कि हमारी पोलन ट्यूब बनती है। पोलन ट्यूब जो है स्टाइल से गाइड होती हुई फिलीफॉर्म अपैरेटस से आगे पहुंचती है, जो कि एग सेल को फर्टिलाइज करेगी और पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज करेगी, राइट। ये सेम चीज़ें हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। पिस्टल जो है रिजेक्ट कर देता है जब भी कोई सही टाइप का पोलन जो है वो नहीं पहुंचा होता, ठीक है। अगर वो किसी गलत प्लांट का पोलन जो है वो गलत स्टिग्मा पे पहुंच गया है तो वो पिस्टल जो है वो रिजेक्ट कर देगा। और ये एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन जो है, जो कॉन्टिन्यूस डायलॉग है, ये कौन मीडिएट कर रहा है? ये एक केमिकल कॉम्पोनेंट मीडिएट कर रहा है जो इंटरेक्शन करवाता है पोलन और पिस्टल का। एक टर्म आता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जो क्या करता है हमारी क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में हेल्प करता है। इसमें क्या होता है, हमें स्टिग्मा को बचाना होता है कंटामिनेशन से, और कंटामिनेशन कौन करते हैं? कंटामिनेशन करते हैं हमारे अनवांटेड पोलन्स। तो इसके लिए हमारी दो टेक्निक्स यूज़ करी जाती हैं, जिसमें से एक होता है इमैस्कुलेशन और दूसरा होता है बैगिंग। इमैस्कुलेशन में क्या होता है, जो हमारे फ्लावर में जो हमारे एंथर प्रेजेंट होते हैं, इससे पहले कि वो डिहाइस करें और पोलन ग्रेन बाहर निकले, हम उन एंथर्स को इमैस्कुलेट कर देते हैं, मतलब कि निकाल देते हैं विद द पेयर ऑफ फोर्सेप्स, ठीक है। और ये करने के बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा बचा हुआ जो हमारा पिस्टल है उसको हम कर देते हैं बैग। पिस्टल में से किसको बैग करेंगे? हम करेंगे स्टिग्मा को बैग, मतलब कि हम एक पॉलीथीन टाइप या कोई बटर पेपर हम जो है स्टिग्मा पे लगा देते हैं, बैग कर देते हैं, ताकि जो हमारे अनवांटेड पोलन्स हैं उस पे जाकर ना बैठ सकें, और अगर नहीं बैठेंगे तो ऑफ कोर्स फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। डबल फर्टिलाइजेशन हमें पता है कि 2 बार होता है, मतलब कि सिंगमी क्या होती है, जब हमारा एग सेल जो है फ्यूज़ करता है न्यूक्लियस के साथ, दस कंप्लीटिंग द सिंगमी। और जो फॉर्मेशन होता है हमारा जाइगोट का होता है, और जाइगोट क्या होता है? हमेशा डिप्लॉयड सेल होता है, जो दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ जब हमारा फ्यूज़ कर रहा था क्या मेल गैमीट, तो वो क्या बना रहा था? वो हमारा बना रहा था प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि ट्रिप्लॉइड इन नेचर होता है, ठीक है। तो एक्चुअली में यहाँ क्या हुआ, हमारा ट्रिपल फ्यूजन हुआ है, ऑल राइट। तो हमारा इस तरीके से डबल फर्टिलाइजेशन होता है, और हमारा क्या बनता है? ट्रिपल फ्यूजन से पैक बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और ये आगे जाकर क्या बनेगा? डेवलप करेगा एंडोस्पर्म में, और जो हमारा जाइगोट है वो डेवलप करेगा एम्ब्रायो में। जो हमारा डबल फर्टिलाइजेशन हुआ था उसमें हमारा एक बनता है जाइगोट और एक बनता है हमारा पेन, ठीक है। तो जाइगोट बनेगा हमारा एम्ब्रायो में और पेन बनेगा हमारा पैक में, ठीक है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में। यहाँ पर हमें वो स्ट्रक्चर दे रखा है, क्या होता है जब हमारा जाइगोट होता है, पहले ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो बनेगा, फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रायो बनेगा, और उसके बाद फाइनली मैच्योर बन जाएगा, जिसमें हमारा रेडिकल और प्लम्यूल और कोटलिडन साफ साफ दिखाई देते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट में क्या होगा, जो हमारा एंडोस्पर्म होता है वो फिल्ड होता है फूड मटेरियल से, और ये जो फूड मटेरियल जहाँ भी आ जाता है हमारा रिजर्व मटेरियल, वो हमेशा न्यूट्रिशन पहुँचाता है एम्ब्रायो को, ठीक है। जो हमारा पेन था जो किससे बन रहा था, जो ऑफ कोर्स ट्रिपल फ्यूजन से बन रहा था, वो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन में जाता है और क्या राइज करता है? फ्री न्यूक्लियाई बनाता है। उसके बाद हमारे पास एम्ब्रायो है। एम्ब्रायो जो होता है, ऑफ कोर्स वी हैव स्टडीड कि जो जाइगोट है वो किसको राइज करेगा? जाइगोट विल गिव राइज टू प्रो एम्ब्रायो, देन ग्लोब्यूलर, हार्ट शेप्ड एंड मैच्योर एम्ब्रायो। इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का इन्होंने एक डिसेंट सी चीज़ बता रखी है, वो ये है कि जो एम्ब्रायो है डाइकोटलिडन्स का, वो क्या कंसिस्ट करता है? एक एम्ब्रायोनल एक्सिस कंसिस्ट करता है जिसमें से 2 कोटलिडन्स होती हैं, ठीक है। जो उसमें से एक कोटलिडन होती है ऊपर वाले लेवल की, उसको हम एपिकोटाइल कहते हैं, जो टर्मिनेट किसके साथ करता है? प्लम्यूल के साथ करता है, और प्लम्यूल आगे जाकर हमारा स्टेम बनाता है। नेक्स्ट इज जो नीचे वाला लेवल होता है वो हाइपोकोटाइल होता है, जो टर्मिनेट किसको करेगा? लोअर एंड के रेडिकल पे, और रेडिकल क्या बनाएगा? रूट टिप बनाएगा, और हर रूट टिप की एक रूट टैप होती है, हर एक रूट टिप की एक रूट कैप होती है। आई एम सो सॉरी,
नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव, नेक्स्ट वी हैव सीड। सी जो सीड है, जो कौन बना रहा है, ओव्यूल बना रहा है, ठीक है, क्योंकि ओवरी जो है वो फ्रूट बनाती है और जो ओव्यूल है वो सीड बनाता है। और एक यहीं से एक इम्पॉर्टेंट लाइन जो निकल कर आती है वो ये निकल कर आती है कि जो सीड है वो फाइनल प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ऑल राइट, नेक्स्ट क्या है कि दो टाइप के होते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस। नॉन एल्ब्यूमिनस बोले तो कि कोई रेजिडुअल एंडोस्पर्म नहीं प्रेजेंट है, जैसे कि पी और ग्राउंडनट। और एल्ब्यूमिनस बोले तो जहाँ पे हमारा कुछ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, जैसे कि वीट, मेज, बार्ले, कैस्टर, ठीक है। कई बार क्या होता है, हमारा न्यूसेलस जो होता है वो परसिस्टेंट रह जाता है, उसको हम कहते हैं पेरिस्पर्म, ठीक है। इनमें भी इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं ये टफ प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है सीड कोट की, और ये हेल्प करती है बाहर के डैमेजिंग एनवायरनमेंट से। दूसरा, एंट्री फैसिलिटेट करती है एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर, कब, जब सीड जर्मिनेट होने वाला होता है। अगर सीड जर्मिनेट नहीं होता है तो वही जो सीड है जो ओव्यूल से बना था वो एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी में चला जाता है, जहाँ पे वो स्लो डाउन हो जाता है और कौन सी स्टेट में पहुँचता है, वो एक इनएक्टिव स्टेट होती है जिसको हम कहते हैं डोरमेंसी। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होगी, आसपास का माहौल और एनवायरनमेंट फेवरेबल होगा, तो वो जर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, दो तरीके के फ्रूट होते हैं, एक होते हैं फॉल्स फ्रूट और एक होते हैं ट्रू फ्रूट। जब हमारा थैलेमस कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट फॉर्मेशन में, उसको हम कहते हैं फॉल्स फ्रूट, एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी, कैशू, एप्पल। और जब हमारा ओवरी फ्रूट बनाता है तो हम उसे कहते हैं ट्रू फ्रूट, ठीक है। एक और चीज़ होती है, वो होती है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, जब हमारा ओवरी जो है फ्रूट डेवलप करती है मगर विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसे हम कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, एग्जाम्पल है बनाना। सो ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ये तीनों डिफरेंट है एक दूसरे से। ऑल राइट, नेक्स्ट वी हैव एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रायोनी। देखो क्या होता है, जब फ्रूट बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब ओवरी जब फ्रूट बनाती है विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो उसे हम क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। वैसे ही जब सीड बनती है विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसे हम कहते हैं एपोमिक्सिस। जब फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि एपोमिक्सिस एक तरीके का रिप्रोडक्शन टाइप है जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक कर रहा है। यस और नो? ओके, नेक्स्ट वी हैव पॉलीएम्ब्रायोनी। पॉलीएम्ब्रायोनी सिंपल है कि अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रायो इन अ सीड इज रेफर्ड टू एज पॉलीएम्ब्रायोनी। अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रायो, इसमें क्या होता है, इज रेफर्ड टू एज पॉलीएम्ब्रायोनी। ओके, एंड दिस इज हाउ द चैप्टर एंड्स। हमें समरी पे थोड़ा ध्यान दे लेना है, डू रीड इट प्लीज। उसके अलावा आई होप द चैप्टर इज सॉर्ट ऑफ क्लियर टू यू। ये चैप्टर बहुत लंबा चला है क्योंकि एक्चुअली में बहुत लंबा था ये, बट आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड थोड़ा बेटर एंड इन अ क्लियर कॉन्सेप्ट वे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।